हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं दीपांशु वर्मा स्वागत करता हूं आपका शिवा एजुकेशन पर। देखिए, हम लोग पिछली बार जब फर्स्ट पार्ट में जैव प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो सजीव होते हैं वो कैसे कैसे पोषण करते हैं। तो सजीव पता चला था कि सजीव होते हैं वो दो प्रकार से पोषण करते हैं। वो पोषण करते हैं तो उस भोजन का क्या करते हैं, है ना। इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पार्ट में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ जैसे कि अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि पोषक पदार्थ में जैसे जो हम लोग इंटेक करते थे वो किस फॉर्म में होता है ना। तो देखेंगे कि कुछ जैसे टूट के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, विटामिन बनते हैं, मिनरल, वाटर, है ना, ये सब होते हैं। जैसे जैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कोशिकाओं में भोजन का रूप होते हैं। अब से कोशिकाओं जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उनसे कोशिकाएं, तो हम लोग इसे भोजन करते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब उन कार्बोहाइड्रेट्स का जो सेल्स हैं हमारी वो उपयोग करती हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ेंगे, दो प्रकार के होते हैं, है ना। आगे ये सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले है पोषक तत्व तथा उनका वर्गीकरण। लिखा है, भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन, शरीर निर्माण एवं मरम्मत के लिए। जैसा कि ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। कब? जब पढ़े थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स अभी पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसमें यही पॉइंट पढ़े थे कि पोषण की आवश्यकता में पोषण की जैसे शरीर की मरम्मत के लिए, है ना, टूट फूट की मरम्मत के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, है ना, कोई घाव हो जाता है तो उसको भरने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। तो लिखा है, भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन, शरीर के निर्माण एवं मरम्मत के लिए, शरीर की रोग रोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। भोजन के मुख्यतः 5 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 पोषक तत्व? देख लेते हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन, जैसे कि नाम से पता चलता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और सरल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट मतलब जो जटिल होंगे, जटिल मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दो या दो से अधिक सरल कार्बोनेट्स से मिलकर बनेंगे, वो क्या होंगे? जटिल कार्बोनेट्स। और सरल कार्बोनेट्स जिनसे डायरेक्ट जो कोशिकाएं डायरेक्ट उनका उपयोग करके अपनी एटीपी क्या होती है? एटीपी होती है जो मतलब सेल्स के लिए करेंसी, सेल्स की मुद्रा, कोशिका की मुद्रा क्या होती है? एटीपी होती है। उसी का यूज करके तो सेल्स ग्रोथ करती हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जैविक क्रियाओं को करने के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से होता है। जैसे कि अभी पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से पता चलता है कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इसमें क्या होगा? कार्बन होंगे। क्या होगा? कार्बन होगा और हाइड्रोजन होंगे, और क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इनका एक अनुपात लिखा है 1:2:1। पढ़े होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? CH2O। इनका जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है? CH2O। जिसमें क्या होता है? देखो, कार्बन कितना है? 1 है। और जो हाइड्रोजन है वो कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। इसी का जो कंपोजिट है कि किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसी से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी बता लेंगे, है ना। कौन कौन से? एक होते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।
सरल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको मुख्यतः जल अपघटन करने पर हम दोबारा तोड़ नहीं सकते, उनको सरल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, और क्या हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज, नाम सुने ग्लूकोज फ्रक्टोज का, हाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज। और जटिल कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाएंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर 2 या 2 से अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं में टूट जाते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन, स्टार्च। नाम सुना लग रहा होगा, सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, सुना लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन हम पढ़ाए थे कि जब इसके पहले वाले पार्ट में कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ह्यूमन का ग्लूकोज होता है, मतलब जो ह्यूमन का ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो प्लांट अपना भोजन बनाते थे, स्वपोषी होते थे, उनसे जो बनता था वो क्या होता था, स्टार्च। वो काहे में फॉर्म करते थे, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते थे। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च क्या हो जाएंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं जैसे लिखा है सरल कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज आज सरल रूप में गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मंड, स्टार्च, ये क्या होते थे, जो प्लांट होते थे, जो पादप होते थे, वो अपना भोजन इसी के फॉर्म में स्टोर करते थे ना, स्टार्च। एंड प्रमुख खाद्य पदार्थ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि पूछ लिया जाता है कि पादप अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्रमुख खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, तो पहला कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या हो जाएंगे, एक तो ये कोशिका का ईंधन होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जो दूसरा कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पहला क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये सभी जीवों में ऊर्जा का स्रोत का कार्य करते हैं। हाँ अभी बताया जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उनके ऊर्जा का क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, कोशिकाओं के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और इन्हीं से देखो क्या मिलता था, ग्लूकोज मिलता था। और जब इन्हीं से ग्लूकोज मिलेगा तो उस ग्लूकोज का उपयोग जो होगा वो सेल्स काहे में करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनाएंगे तो सेल की ग्रोथ होगी, है ना, सेल की रिपेयरिंग होगी और एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की वो क्या होगी, बढ़ेगी, जिसको प्रतिरक्षी क्षमता कहते हैं शरीर की, वो क्या होगी, बढ़ेगी। श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, हाँ पढ़े होंगे, अभी नहीं तो हम लोग अभी पार्ट 3 जब लाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि ग्लूकोज का विखंडन क्या लिखा है, श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। जब ग्लूकोज का विखंडन हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है ग्लूकोज C6H12O6, इसका जब विखंडन पढ़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस 38 ATP बनेंगी, है ना, यही तो विखंडन में होता है। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर 6 होगा और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 तो 12 हो जाएगा। बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन 6 2 12, 6 18 हो जाएगा, और 12 6 18 और 12, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 38 ATP बनते हैं। ये पूरी एरोबिक ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ना, पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। जब ऑक्सीकरण नाक्सी पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नाक्सीकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना, इसमें 38 ATP बनते हैं, उसमें 2 ATP बनते हैं, है ना, FADH2 बनता है, वो सब सीख लेंगे। फिर क्या लिखा है, ये मंड के फॉर्म में पौधों तथा ग्लाइकोजन के फॉर्म में जंतुओं में ईंधन का स्रोत होते हैं। जैसे पहली स्लाइड में बताया हमने कि जो जंतुओं का ग्लूकोज है, जो जंतुओं का ग्लूकोज है, मतलब जंतुओं में एक्सेस अमाउंट में, जैसे जितना हम लोग खा लेते हैं क्या तुरंत थोड़ी ना वर्क हो जाता है, उसका जो डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जब एक्सेस अमाउंट में होता है तो सेल्स के अंदर चला जाता है। भाई जैसे भोजन इनटेक की, ये क्या है, मान लो ब्लड है, ये क्या है, मान लो ब्लड है, यहाँ पर क्या होंगी, सेल्स होंगी। भोजन खाए तो ग्लूकोज सब कहाँ चला गया, ब्लड में।
अब ब्लड में ग्लूकोज का जितना हमारी बॉडी को वर्क करेंगे उतनी एटीपी खर्चा होंगे, तो उतना ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। लेकिन जितना ग्लूकोज हमारा बच जाएगा वो सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। भाई जैसे देखते नहीं है घरों में, जैसे खाना बच जाता है तो उसको फ्रीज में रख दिया जाता है ना, तो जैसे ग्लूकोज ब्लड में तो सारा है, अब इतना तो इंटेक मतलब यूटिलाइज होगा नहीं भाई, जितना काम करेंगे उतना यूटिलाइज होगा। जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा वो सेल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। ये कहाँ का है, ये ह्यूमन बॉडी का है। और प्लांट में कहाँ में होता है, स्टोर होता है स्टार्च में। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस फॉर्म में स्टोर होता है। ये कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों की रचना में सहयोग करते हैं। हाँ भाई, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से प्रोटीन्स बनेंगे, विटामिन्स बनेंगी, है ना, RNA बनेगा, DNA बनेगा। उन सब चीज़ों में क्या होगा, ऊतक बनेंगे। ऊतक बनेंगे मतलब टिश्यू पढ़े हैं, क्या होते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, तभी तो हमारी बॉडी बनती है। भाई पहले हम लोग क्या थे, एक सेल बने होंगे भाई, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी बनी, है ना। तो वही लिखा है कि ये कोशिका कला तथा संयोजी ऊतक की रचना में सहयोग देते हैं। ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य करते हैं। और ये क्या हो जाता है, वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा मतलब फैट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जैसे क्या, खूब खा लो तो क्या हो जाते हैं, खूब खा के मोटे हो जाते हैं, तो वो जो फैट डिपॉजिट हो जाता है स्किन के बिल्कुल नीचे, जैसे ये स्किन है तो इसके जस्ट नीचे क्या हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब ज़रूरत होती है तो धीरे धीरे पतला हो जाता है इस बॉडी, तो वहाँ से जो फैट डिपॉजिट होता है वो फैट से ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ATP बनकर हमारा कार्य हो जाता है। अगला पॉइंट है, DNA तथा RNA में क्रमशः डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा राइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA तथा RNA में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है, DNA काहे से मिलकर बना होता है, बताओ जरा। DNA में क्या क्या होता है, एक तो शुगर होती है ना, और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजनी बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, है ना। पढ़े होंगे प्यूरीन, पिरीमिडीन, है ना, जिसमें एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, थाइमीन आता है, और साइटोसिन आता है ना। ये सब फॉस्फेट ग्रुप में PO4 ट्रिपल माइनस होता है। और शुगर तो पढ़े होंगे, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, DNA में कौन सी शुगर पाई जाती है, DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो जो शुगर है, जो शर्करा बनती है, यहाँ से जो शुगर बनती है कौन सी, डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा बनती है, वो जो शर्करा है वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है ना। तो लिखेंगे DNA तथा RNA में इनका उपयोग किया जाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ हैं तथा RNA प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हाँ पता है RNA प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं भाई, RNA से क्या बनता है, DNA बनता है, और DNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ना। फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक है ना। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, RNA से DNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और DNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जब RNA बनेगा, अभी पढ़े RNA में क्यों उपयोग है, ये देखो शुगर काहे से है, RNA, तो शुगर से RNA बनेगा, RNA से DNA बनेगा, DNA से प्रोटीन बनेगी, तो RNA प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है। स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज तथा लैक्टोज शर्कराएं होती हैं। कौन कौन सी शर्करा स्तन में पाई जाती हैं, ग्लूकोज शर्करा, गैलेक्टोज तथा लैक्टोज शर्कराएं पाई जाती हैं। इन सब का भी देख लेंगे, है ना, क्योंकि शर्कराएं हैं। ये देखो ग्लूकोज तो पढ़ा ही है कि ग्लाइकोजन में ही आता है ना। शर्कराएं भी हैं, कौन सी, लैक्टोज और गैलेक्टोज शर्करा भी पाई जाती हैं। जैसे कि फैट्स पढ़ चुके हैं कि फैट्स क्या होता है, बॉडी के जो ऊपर वाली स्किन है उसके नीचे डिपॉजिट हो जाता है। जब हम एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है तो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब आवश्यकता होती है तो वहाँ से धीरे धीरे कम होने लगता है और वह इंटेक कर लिया जाता है। तो शरीर में अतिरिक्त
भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संचित होते हैं। जैसे अभी बताया था कि ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो किसके फॉर्म में, वसा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के असंतृप्त मतलब अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड मतलब अनसेचुरेटेड पढ़े होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स सेचुरेटेड होते हैं, कंपाउंड अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं। अनसेचुरेटेड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। तो असंतृप्त अनसेचुरेटेड यौगिक होते हैं, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं में यह हमें मक्खन, पनीर, जितने भी चिकने पदार्थ होंगे, है ना, जैसे सुने होंगे कि थोड़ा चिकना कम खाया करो, तेल की सामानें कम खाओ, घी खाना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि घी खा मारे खा लिए, है ना। मक्खन और क्या है, दूध, पनीर, घी आदि के रूप में प्राप्त होता है। वनस्पत भोजन में यह नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, जितने भी ऑयली पदार्थ हैं और जितने भी ऑयली और चिकने पदार्थ हैं उन सब में फैट पाया जाता है। फैट का कार्य क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य पढ़े हैं ना, बहुत चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वैसे फैट का कार्य क्या है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और दूसरा जो फैट्स का कार्य है वो क्या है, दूसरा फैट का कार्य है कि वह बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना, क्योंकि जब वह बॉडी के स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो स्किन थोड़ा मोटी हो जाएगी, तो स्किन मोटी हो जाएगी तो वो बॉडी टेम्परेचर और बॉडी को रेगुलेट करेगी। अगला है प्रोटीन्स। प्रोटीन जैसे कि पता है कि प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना। प्रोटीन्स ही ऐसे हैं, देखो जैसे हम लोग अभी आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन से सेल्स बनती हैं, टिश्यू बनता है और ऑर्गन की ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है और यह प्रतिरक्षक क्षमता भी होती है। तो लिखेंगे प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। हाँ, क्योंकि प्रोटीन काहे से बना होता है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये तो एक प्रकार से क्या हुआ, जटिल हुआ, क्योंकि उसका जो सरल होगा इनसे मिलकर बना है, तो ये क्या होंगे, सरल होंगे। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, सबसे सरल होते हैं पॉलीमर, जो प्रोटीन, जिनके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं, प्रमुख पदार्थ होता है। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइम निर्माण करते हैं। जितने भी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे, जब एंजाइम्स सभी पढ़ेंगे तो एंजाइम्स पढ़ेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन क्या होते हैं, प्रोलैक्टिन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं। और ये सब कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये टूट फूट की, ये शरीर में टूटी फूटी का मरम्मत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे कि आवश्यकता पड़ गई तो ये क्या होंगे, फिर से ब्रेक होकर अमीनो एसिड से ग्लूकोज का प्राप्त करेंगे। जंतुओं में प्रोटीन मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि से प्राप्त होता है। वनस्पत जगत में दालें, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से उपलब्ध होता है। फिर क्या है, विटामिन। जैसे कि हमें पता है विटामिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भाई विटामिन की, अगर हमारे बॉडी में विटामिन एक बैलेंस अमाउंट में जरूरी है। अगर विटामिन की बढ़ोतरी हो जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदायक, और कम हो जाए तो डिसीज़ हो ही रही है ना। जैसे भी पढ़ेंगे विटामिन ए, बी के पार्ट हैं B1, B2, B3, B4, 5, फिर 11, 12, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। खैर B1, B2, B3 और B12 इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन सी, क्या कौन सी विटामिन वाटर में सोल्यूबल होती हैं, कौन सी फैट में सोल्यूबल होती हैं, है ना, इसकी ट्रिक भी है हमारे पास, वो सब पढ़ाएंगे। तो और क्या होता है विटामिन का प्रयोग, ये डिफिशियंसी, ये प्रतिरोधी क्षमता को बहुत अच्छी से बढ़ाती हैं। तो क्या लिखेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। कौन, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को प्रदान करती हैं तथा विटामिन की कमी अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिसीज होते हैं तथा वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर भी कहते
हैं। विटामिन को ग्रोथ फैक्टर, मतलब जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में विटामिन होगी हमारी बॉडी की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी बॉडी की ग्रोथ होगी उतना हम बढ़िया हष्ट पुष्ट रहेंगे, है ना, और हमारी बॉडी उतना ज़्यादा एक्शन करेगी। तो जैसा कि विटामिन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं पहले। विटामिन देख लेते हैं। विटामिन पढ़ चुके हैं। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और कौन कौन से हो जाएंगे? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील मतलब ऐसे विटामिन जिनको वसा में डालने पर वो पूर्णतया घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्सेबल होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन। और ये क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन जो वसा में विलय हो जाते हैं या वसा में घुल जाते हैं, उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। इसको होता है KEDA, है ना, ऐसे याद करते हैं। और ये क्या है? वाटर में B&C, इसको कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा। विटामिन के यहाँ लिख लेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो कीड़ा लिखा है ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी मतलब जल में घुलनशील, बी और सी मतलब विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और फैट में विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। इनकी कमी से हमारे बॉडी में रोग हो जाते हैं, है ना। इनके साइंटिफिक नेम भी आते हैं, है ना। इनकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है, मतलब कहीं चोट लग जाए तो ब्लड रुकता नहीं है, लगातार ब्लड बहता रहता है। ये भी एक बीमारी है भाई, जैसे चोट लग गई, आपका ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में बाहर निकल रहा है, तो बॉडी में ब्लड कम होगा तो कॉमन सी बात है डिफिशियंसी हो जाएगी। विटामिन ए ब्यूटी विटामिन होती है ना, सौंदर्य विटामिन। और यह जो वो सेक्सुअल पावर है वो काहे से? विटामिन ई से ही बढ़ती है। विटामिन डी पढ़ेंगे। विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। किसमें? जैसे ब्लड में कैल्शियम है तो हड्डियों तो पहुँचाएगी, दांतों को पहुँचाएगी, है ना। तो विटामिन डी क्या है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। और विटामिन ए तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? जीरोप्थीमिया रोग और रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये क्या थे? विटामिन जो काहे में? वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होते। जैसे एक टेबल है हमारे पास, ये देख लेते हैं। जैसे ये है विटामिन बी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिसका साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। थायमीन क्या होता है? विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन। या जल में घुलनशील से लिखा भी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना, कि जल में कौन सी होती है? B&C। तो देख लेंगे, देखो B और C होगी, इसमें C नहीं है, आगे होगी। देखो क्या लिखा है? इनकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जो तंत्रिका की कोशिकाओं को ठीक प्रकार से कार्य ना करना। मतलब बॉडी हमारी जब विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बॉडी हमारी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है ना। जैसे हल्की सी कहीं चोट वोट लग जाए तो इतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं देती है। ये विटामिन क्या होती है? बी की कमी से। फिर B1 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी राइबोफ्लेविन, जिसकी वजह से किलोसिस मतलब होंठों का फटना, जीभ में सूजन, त्वचा का फटना, ये सब रोग काहे से कमी से होते हैं? B2 की कमी से। इनके कार्य क्या हैं? एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। छोड़ो,
आवश्यक पदार्थ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा तो विटामिन के केवल साइंटिफिक नेम से आएगा और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, मतलब सोर्स क्या है और उससे डिफिशियंसी क्या है और उनका साइंटिफिक नेम क्या है, बस इतना ही आएगा, है ना। तो आवश्यक क्या है, ईस्ट में पाया जाता है, मांस में, दूध में, यकृत में, अनाज में तथा छिलके, अनाज के छिलके में, फलियों में तथा हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। B2 हरी सब्जियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, चावल, यकृत, मांस। यकृत मतलब जैसे मछली का यकृत है ना, और जितने भी फ्लैश हैं उन सब का यकृत खाने से B2 बढ़ता है। B3 जिसको नियासिन या फिर पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, इससे कमी से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस, त्वचा का रोग। त्वचा का रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। या टमाटर में, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा तथा वृक्क आदि में होता है। बस B12 देख लो, साइनो को बेलेमिन, ये क्या है, यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा आदि में पाया जाता है। रुधिर क्षीणता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी मतलब बढ़िया से वर्क नहीं करेंगे, है ना, तो गड़बड़ी है। सी क्या है, सी विटामिन सी को क्या कहते हैं, स्कारबिक एसिड। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड का क्या होता है, स्कर्वी रोग देता है। जो क्या होता है, स्कर्वी रोग जो मसूड़ों में रुधिर स्राव तथा भोजन में भार में कमी होता है। विटामिन सी प्रायः खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, इमली, है ना, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। नींबू, आंवला, मौसमी संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, शिमला मिर्च आदि में पाया जाता है। फिर क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। और इसकी कमी से मनुष्य में रतौंधी रोग या फिर जीरोप्थेलिमिया हो जाता है। तो विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, अंडे में, मक्खन में, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियां। मतलब हमें हरी सब्जियां, गाजर और ये सब चीज़ें क्या बढ़िया आवश्यक मात्रा में हमने मतलब रूटीन डाइट में हमें इसको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, एपीथीलियम ऊतकों के विकास में कमी। एपीथीलियम जब टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग, 11th का टॉपिक है, जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें आता है एपीथीलियम, है ना। एपीथीलियम सेल्स होती हैं तो उनमें क्या हो जाता है, कमी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। यह प्रायः सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। हड्डियां कम विकसित होती हैं, क्यों, अभी बताया। विटामिन डी क्या करवाता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन। जब कैल्शियम ब्लड से हड्डियों में पहुंचेगा नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो रिकेट्स हो जाता है। तो रिकेट, सूखा रोग तथा क्या लिखा है, ऑस्टियोमैलेशिया हड्डियों तथा रोग। कैल्शियम फास्फोरस में छोटी आदमी अवशोषण में सहायक, है ना, ये सब बता चुके हैं। सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से, मक्खन से, दूध, मांस, मछली का तेल, यकृत। मतलब मक्खन और दूध, सूर्य का प्रकाश। ये तो वेजिटेरियन के लिए है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या है, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन ई क्या होता है, सौंदर्य विटामिन, है ना। इससे स्किन थोड़ा ब्यूटी बढ़ जाती है, स्किन थोड़ा अच्छी होती है। जनन क्षमता में कमी तथा पेशियों में दुर्बलता, ये क्या होता है, विटामिन ई। या अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां, मांस, सोयाबीन तथा अंकुरित अनाज से होता है। विटामिन के, नैप्थोक्विनोल। विटामिन के क्या होती है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिससे जो ब्लड है वो एक्सेस अमाउंट में बाहर निकलता रहता है, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है। हेमोरेज, चोट लगने पर रुधिर का धक्का ना बनने से अधिक रुधिर स्राव होगा तो कम होगा तो मनुष्य की डेथ भी हो जाएगी, अगर ज़्यादा अमाउंट में विटामिन के की कमी है तो। फोलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, यीस्ट आदि में पाया जाता है। इससे कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, वसा पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं, विटामिन्स पढ़ चुके हैं। अब बचा है जल तथा खनिज लवण। जल और खनिज लवण, देखिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खनिज लवण क्या होते हैं, मिनरल्स कौन कौन से हमारे आवश्यक हैं, अभी पढ़े हैं। एक तो कैल्शियम हमारे लिए आवश्यक है, दूसरा हमारे लिए आयरन आवश्यक है ना, पढ़े होंगे। कैल्शियम की कमी से तो अभी पढ़े कौन सा रोग हो जाता है, आयरन की कमी से गोइटर हो जाता है ना, ये वाली जो हड्डी है
क्या होती है, यहाँ पे ग्लैंड फूल आती है ना, तो क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। और सोडियम हमारे लिए आवश्यक है, कैल्शियम हमारे लिए आवश्यक है, पोटेशियम आवश्यक है ना, ये सब चीज़ें, ये सब मिनरल्स हमारे लिए क्या हैं, आवश्यक हैं। और वाटर तो आवश्यक है, ये है ना। तो लिख लो सभी जीवों का शरीर का लगभग 45 to 80% भाग जल है। शरीर जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है। जो जल है वो जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है, क्योंकि जीवद्रव्य में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, का मुख्य भाग होता है जल। सार्वजनिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब जल एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिक्स हो जाती हैं। जल के रूप में शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर की ताप को नियंत्रित करता है। जो वाटर है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। कैसे, देखें ऐसे, जैसे कोई बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें क्या होगा, जैसे समर का डे चल रहा है ना भाई, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, ठंडी होगी, तो एक्सेस अमाउंट में हम लोग समर होगी, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे वाटर है यहाँ पर, तो वाटर का स्कीट आउट होगा, जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट होता रहेगा। शरीर में ताप को नियंत्रित करता है तथा पदार्थों में स्थानांतरण सहायक होता है। कई सारे हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ हैं जो वाटर के साथ घुल के कहाँ तक, सेल्स तक पहुँचते हैं। शरीर का लगभग 4 to 5% भाग खनिज लवणों से होता है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ पर प्रयोग होता है, जब डीएनए बनाते हैं ना, वहाँ पे फास्फोरस जब जुड़ता है तभी उसको वहाँ पर आवश्यक होता है। दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए लोहा, हीमोग्लोबिन, Fe, लोहे का प्रयोग कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन में पढ़े होंगे कि जो रक्त का कलर है वो लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो हीमोग्लोबिन का रक्त है वो लाल क्यों होता है, Fe++ के कारण। तो क्या है, जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो हीमोग्लोबिन का कलर है वो लाल होता है आयरन के कारण, है ना। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयोडीन थायरॉक्सिन के निर्माण में लिए आवश्यक होता है। अभी जैसे बताएं, आयोडीन, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, यहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड, है ना। तो उसके निर्माण में, और जो हमारे शरीर की बीएमआर को रेगुलेट करती है, मतलब मेटाबॉलिक रेट, जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो कितना ग्लूकोज डाइजेस्ट होना है, कितनी एटीपी बनना है, उसी को बीएमआर कहते हैं। और वही जो होती है वो थायराइड ग्लैंड पर डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट में, जब हम रेस्ट कंडीशन पे हैं, बढ़िया बैठे हैं कहीं या फिर कहीं बैठे हैं, सो रहे हैं, तो उस अमाउंट में कितना ग्लूकोज का विखंडन होना है, कितनी एटीपी बनना है, ये सब कौन बताएगा, ये सब किसके अनुसार होगा, थायराइड ग्लैंड के अनुसार। अगला है, एक क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है कभी 2 से 4 नंबर में, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण में क्या होता है, अमीबा हमको जैसे पता है कि अमीबा एक कोष की जंतु है। जंतु कितने कोष की होते हैं, जंतु जैसे एक कोष की होते हैं, बहुकोष की। हम लोग कितने बहुकोष की हैं, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एक कोष की है, तो एक कोष की है तो इसमें कोई ऑर्गन तो होगा नहीं भाई, एक कोष की जीव है तो इसमें कोई ऑर्गन तो होगा नहीं। तो अमीबा कैसे पोषण करेगा, अपने ये पढ़े होंगे कि जो अमीबा है वो वेरिएबल शेप का होता है ना, मतलब उसका कोई जो शेप है वो डिफाइन नहीं है कि कैसा होता है। तो अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है। तो वो जो अमीबा जब भोजन को कैच करने जाता है या भोजन को का कैप्चर करने जाता है, तो वो अपने बॉडी के आकार को बदल लेता है ना, जिससे वो बॉडी को इंटेक, जैसे ये फूड रखा है ना, तो अमीबा जैसे हो तो बॉडी का शेप बदल के वो उसको इंटेक कर लेता है, वो अपने अंदर खींच लेता है। देख लेंगे कैसे, जैसे ये अमीबा है, यहाँ देख लें, जैसे ये क्या है, अमीबा है, यहाँ पर इसको कोई फूड मिला, ये क्या है, फूड है, तो ये अपने शेप को इस प्रकार से बना लेगा कि जो फूड है वो जैसे यहाँ पे ऐसे बना लेगा, तो ये फूड उसके अंदर आ जाए ऐसे, है ना, ये फूड उसके क्या जाए, अंदर आ जाए। तो यहाँ से जो अमीबा का आकार होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये अगला स्टेप है। फिर अगले स्टेप में जो अमीबा का आकार होगा वो कुछ ऐसे करके इस फूड को ले लेगा। फिर अगले शेप में जो अमीबा का आकार होगा वो इसको अंदर लेके और यहाँ पर इसको डाइजेशन कर देगा। उतने ही स्टेप में होगा, जैसे इंजेक्शन, ये क्या है, इंजेक्शन होगा, फिर उसका
डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्बर होगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिएशन होगा, फिर एजेशन करेगा। जितने स्टेप ह्यूमन में होते हैं वो सारे स्टेप इसमें होंगे, बस इसमें कोई ऑर्गन नहीं है, तो थोड़ा सा अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑर्गन नहीं है ना, इसलिए। तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जो प्राणी समभोजी होलोजोइक विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अपने भोजन को शोषित एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ये भोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि एक कोशिकीय जंतु है, बल्कि अंतर्ग्रहित करता है। अंतर्ग्रहित देखो ना, ये क्या कर रहा है, अंतर्ग्रहित अंदर ही तो कर रहा है ना, तो ये क्या है, अंतर्ग्रहित होता है। अमीबा जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या होता है फैगोसाइटोसिस, और एक और पार्ट होता है पिनोसाइटोसिस। ये सेल्स होती हैं, सेल्स अगर फूड का इंटेक कर रही है तो फैगोसाइटोसिस, और अगर जल का एब्जॉर्ब कर रही है तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं यह जल में तैरते हुए शैवाल, जीवाणुओं, डायएटम आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण के विभिन्न पद निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से चरण हैं, वही हैं जो मनुष्य में होते हैं, है ना, जैसे इंजेशन हो गया, फीडिंग इन अमीबा, फीडिंग इन अमीबा, वही सारे स्टेप हो गए हैं ना। कौन कौन से, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, और उसके बाद इजेशन होगा। जितने मनुष्य में स्टेप होते हैं 5 स्टेप, है ना, ये सारे होते हैं उसमें अमीबा में। ज़्यादा डिटेल नहीं है तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इजेशन अभी पढ़े, जैसे हम लोग की अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है। लिख लेंगे कि अमीबा के जो अमीबा का जो भोजन इंटेक करने का, इंजेशन करने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, और फैगोसाइटोसिस होती है। एक तो फैगोसाइटोसिस होती है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे करके, जो भी पढ़े थे ये वाला, ये क्या होती थी, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब झूठा, हो, पोडिया मीन्स अपेंडेजेस, मतलब झूठा अपेंडेजेस बना रहा है थोड़ी ना उसके पास। अपेंडेजेस क्या होते हैं, ये हाथ पैर, तो इसके पास अपेंडेजेस तो है नहीं, लेकिन झूठे अपेंडेजेस बनाकर इसको क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा। फिर इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। जैसे कि पता है कि अमीबा एक कोश की है तो उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, है ना, जैसे हम लोगों में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो इन लोग जो एक कोश की हैं उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। तो इनमें डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं, पाउच पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, इम्पटी होते हैं, है ना, खाली होते हैं। तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बाद, वहाँ से क्या, एब्जॉर्प्शन के बाद जो ग्लूकोज या फिर जो भी उनका आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर हो जाता है। एसिमिएशन होगा, वहाँ से कहाँ तक जाएगा, सीधे सेल्स तक जाएगा, टारगेट सेल उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे जिससे वो अपना फंक्शन करेगा। फिर एजेशन होगा, जो वेस्ट है, अब जितना आप टेक किया है उतना तो पूरा तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे फूड को आप टेक किया है तो पूरा काम ही खत्म हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत तो बचेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इजेशन मतलब थोड़ा स्कीट आउट कर देगा। अब मनुष्य में ऐसे ही, अब हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि पोषक पदार्थ ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। फिर पोषक पदार्थ का मनुष्य में कैसे डाइजेशन होता है, मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य का कैसे कैसे डाइजेशन होता है, मनुष्य में कैसे पाचन होता है। तो पहले इसको हम थ्योरी के थ्रू देख लेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या होता है पाचन, पाचन में हम लोग जब पहले भोजन होता है, जब भोजन होता है तो भोजन के पश्चात हम लोग जैसे भोजन को इंटेक करते हैं तो भोजन सबसे पहले हाथों के थ्रू कहाँ जाता है, माउथ में। अब माउथ में वहाँ से उसका डाइजेशन चालू हो जाता है, फिर बक्कल कैविटी, फिर नीचे उतरता फिर कहाँ जाता है, इसोफेगस में, फिर स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद
धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर उनका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जैसे भी अमीबा में पढ़े थे ना, एग्जैक्ट वैसा ही सब होता है। देख लेंगे एक बार ओरल कैसे क्या होता है। मनुष्य में पाचन, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। देखो क्या होता है ह्यूमन डाइजेशन में, सबसे पहले वो क्या करेगा, इंजेशन करेगा भाई, जैसे पहले तो इंजेशन ही करेगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। ये सब स्टेप हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। फिर उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन के बाद सेल्स तक जाएगा, है ना, ब्लड से सेल्स में एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन के बाद इजेशन होगा। तो सबसे पहले इंजेशन में क्या होता है कि इंजेशन में भोजन को हम अपने अंदर अपटेक करते हैं। तो इंजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, माउथ पढ़ेंगे, है ना, टंग पढ़ेंगे, जीभ की क्या भूमिका है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि भोजन में लार की क्या भूमिका है। फिर टंग के बाद माउथ पढ़ेंगे, माउथ के बाद टंग पढ़ेंगे, टंग में टीथ पढ़ेंगे, फिर टीथ के बाद हम लोग पढ़ेंगे फायरिंग्स क्या होता है। फायरिंग्स से होता हुआ, है ना, जैसे फूड का एक पाथवे बना देते हैं कि सबसे पहले भोजन कहाँ से होकर जाता है। तो सबसे पहले पाथवे देख लेते हैं हम लोग फूड का। पाथवे काहे का, फूड का, कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, माउथ में, माउथ के बाद फायरिंग्स में जाएगा, है ना। एक डाइजेशन सिस्टम यहाँ पर थोड़ी सी कॉपी बना लेते हैं ताकि हम लोगों को जो पाथवे हो लिखने में आसानी रहे। ये देख लेते हैं थोड़ा, ये क्या है, बक्कल कैविटी है, ये क्या है, फायरिंग्स है, यहाँ से ये साइड वाली, है ना, ये देख लेते हैं। ये यहाँ से क्या है, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद सीधे क्या बन जाएगा, स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट चालू हो जाएगा, है ना, छोटी आंत का। फिर छोटी आंत के बाद यहाँ से बड़ी आंत चालू हो जाएगी ऐसे। बड़ी आंत के भी बहुत पार्ट होते हैं ना, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है, कहाँ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, कहाँ अंत होता है ना, अभी सब कुछ पढ़ेंगे ये। फिर यहाँ पर क्या होता है, लीवर होता है, लीवर बना लेते हैं। यहाँ पर लीवर होता है ऐसे, ये क्या होता है, लीवर। फिर लीवर के, ये लीवर यहाँ पर आकर ड्यूडेनम में अपना जो सिक्रीशन है छोड़ती है। यहाँ पर छोटा सा गाल ब्लैडर होता है, यहाँ पर पैनक्रियास पाया जाता है ऐसे जी। तो इसका पूरा पाथवे देख लेंगे। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, माउथ, माउथ से फायरिंग्स, फायरिंग से इसोफेगस, फायरिंग्स, फायरिंग से कहाँ जाता है, इसोफेगस, 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 इसोफेगस से स्टमक, स्टमक के सीधे बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीधे कहाँ पर जाता है, रेक्टम में। वहाँ पर स्टोर होने के बाद एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये पूरा भोजन का क्या होता है, पाथवे होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से भोजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। यहाँ से इनटेक करने के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, टीथ होते हैं। टीथ क्या होते हैं, टीथ यहाँ पर ऐसे ऐसे
टीथ पाए जाते हैं, है ना, टंग होती है। तो टीथ में क्या होते हैं कि टीथ भोजन को बढ़िया से छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद जो टंग एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसको क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम, जो भोजन को पाचन यहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि भोजन में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, या भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बक्कल कैविटी या फिर माउथ से ही भोजन का स्टार्टिंग, भोजन के पाचन की स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे कहाँ जाता है, फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स के बाद इसोफेगस में। अब आगे तो क्या होती है, ट्रैकिया होती है, यहाँ से तो रिस्पिरेटरी सिस्टम चालू हो जाता है ना। तो डाइजेशन उसके क्या होता है, थोड़ा पीछे साइड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से पीछे साइड में इसोफेगस। इसोफेगस के बाद स्टमक में आएगा। यहाँ से भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। और इसमें क्या होता है, HCl होता है। HCl होता है तो भोजन को एसिडिक बना देता है, जिससे भोजन ज़्यादा समय तक रहता है और भोजन सड़ने नहीं पाता है। HCl के बाद धीरे धीरे यहाँ जाता है, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे होके यहाँ पर पूरा डाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पर डाइजेशन एकदम लास्ट पॉइंट, वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लास्ट में डाइजेशन कहाँ होता है। तो ये क्या हो जाता है, छोटी आंत में सबसे लास्ट भाग क्या होता है वहाँ पर, ये ड्यूडेनम है, जेजुनम है, ये क्या है, इलियम। तो सबसे लास्ट में कहाँ होता है, इलियम में। लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है, इलियम में। और स्टार्टिंग कहाँ होती है, स्टार्टिंग कहाँ होती है, माउथ से। मतलब माउथ से लगाकर जो भोजन का डाइजेशन लास्ट तक कहाँ तक होता है, इलियम तक। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका, कुछ मिनरल्स और वाटर का। देख लेते हैं पूरा। ये देखिए जैसे बना है इसमें, ये क्या है, मुंह है। मुख के बाद ग्रसनी आहार नाल आमाशय, छोटी आंत बड़ी आंत है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सर। देख लेते हैं थ्योरी। मनुष्य में पाचन, मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होता है जिसे माउथ कहते हैं। माउथ के थ्रू ही भोजन क्या कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट अंग होता है जिसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, जिसे माउथ कहते हैं। मुख के बाहर चलायमान मूवेबल होंठ होते हैं। मुख के बाहर जैसा कि पता है आप लोगों को क्या होते हैं, चलायमान मतलब मूवेबल होंठ होते हैं, जो भोजन को क्या करते समय, च्युइंग करते समय भोजन को बाहर नहीं निकलने देते हैं, जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने में सहायता करते हैं। जैसे कि भोजन को चबा रहे हैं जब, तो उस समय कहीं भोजन बाहर न निकल जाए, इसलिए जो होंठ होती हैं तो क्या करती हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करने में सहायता देती हैं। भोजन पदार्थ के शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शरीर की क्रियाओं का अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। इन्हीं सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाचन कहते हैं। शरीर में मुखगुहा में भोजन में यांत्रिक तथा रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन के कारण भोजन में लार मिल जाती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, भोजन में लार की भूमिका क्या है। तो भोजन में लार की भूमिका ये है कि भोजन को सॉफ्ट बनाता है, भोजन को मुलायम बनाता है। और भोजन में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को सुपाच्य बनाता है। और जो टंग्स होती है वो भोजन को उस टाइलिन एंजाइम में अच्छे से मिक्स कर देती है, जिससे भोजन को निगलने में, जब भोजन सॉफ्ट होगा तो अंदर निगलने में आसान होगी। क्यों, क्योंकि जब भोजन अंदर जाएगा स्टमक में तो यहाँ पर क्या होगा, इसोफेगस में ये सब क्या है, मसल्स ही तो हैं, हड्डी तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, मसल्स हैं, हड्डियाँ हैं। तो हड्डियों में जब भोजन जाएगा तो हड्डियों में कहीं डैमेज ना हो, मतलब जो मसल्स हैं वो डैमेज ना हो जाए, मसल में कहीं कोई घाव ना हो जाए, स्क्रैच ना हो जाए, जिसके कारण भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने का कार्य टाइलिन एंजाइम और लार ही करती है, मिल जाती हैं, जिसके कारण भोजन को सरलतापूर्वक निगला जा सके। हाँ, जैसा कि भोजन को सरलतापूर्वक कब निगला, जब वो सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। तो लार का काम ही यही कि भोजन को मुलायम बनाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भोजन का पाचन मुखगुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइलिन एंजाइम मिल जाता है। तो भोजन का पाचन जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तथा भोजन का पाचन मुखगुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हम बता चुके हैं। तथा बाद में भोजन आहारनाल से विभिन्न भागों में पहुँचता हुआ आगे बढ़ता है तथा धीरे धीरे पचाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप इसका पूर्णतया बदल जाता
है, जब भोजन यहाँ पर प्राप्त होता है, भोजन को सबसे पहले मुंह गुहा से अंदर जब भोजन यहाँ पर प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलस। उसका भोजन का पूर्णतः नाम रूप सब बदल जाता है। तो यहाँ पर जब इसोफेगस स्टमक में पहुँचता है तो उस भोजन को क्या बोल देते हैं, बोलस। इसके विभिन्न अवयवों का पाचन विभिन्न एंजाइमों के कारण होता है। भोजन को आहार नाल के आगे बढ़ाने में कर्माकुंचन पेरिस्टाइलिसिस जो कहाँ होती है, इसोफेगस में। इसोफेगस की मसल्स हैं, तो इसोफेगस की मसल में जब भोजन जाता है तो उसमें पेरिस्टाइलिसिस मतलब थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं, मूवमेंट होती हैं। जब उसमें मूवमेंट होगा तो भोजन अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। तो पेरिस्टाइलिसिस के थ्रू नामक विशेष प्रक्रिया की गति होती है जिससे भोजन पाचक रस के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। पेरिस्टाइलिसिस होगा, ऐसे मूवमेंट होगा तो भोजन अच्छी तरह से मिक्स होता हुआ नीचे पहुंच जाएगा। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में भोजन नली अग्रभाग होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं जो टंग तथा मोटी मांसल संवेदी। संवेदी क्या है, ये सेंस को रिसीव करती है। भाई संवेदी क्यों लिखा है जीभ के आगे, क्योंकि यह सेंस होती है, इस पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको संवेदीशील बोलते हैं। टेस्ट बड पाया जाता है, जैसे ये जीभ बनी है ना। तो जीभ का सबसे आगे वाला भाग क्या होता है, स्वीट को बताता है, और ये लेटर वाला जो होता है वो सॉल्ट के बैलेंस को बताता है, और जो ये होता है वो सौर होता है ना, तीखे को बताता है। तो ये इसमें पार्ट्स होते हैं जहाँ जहाँ पर जो टंग्स हैं वो क्या अपना अपना संवेदी के अनुसार उसका जो टेस्ट बड जिस हिसाब से होता है उसे हमें रिस्पॉन्स कर देते हैं। स्वाद टेस्ट बड होते हैं जिससे भोजन को मीठे, खट्टे, नमकीन तथा कड़वे स्वाद का पता चलता है। क्योंकि जो टंग है उसमें क्या होते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो जब सारे टेस्ट बड हैं तो सारे स्वाद हमको मिल जाते हैं, जिससे वयस्क मनुष्य की मुख गुहा में क्रंतक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक नामक 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। टीथ का काम क्या है, टीथ भोजन को चबाने का काम करते हैं। जैसे इंसीजर हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इंसीजर क्या होते हैं, सबसे आगे वाले, जो आगे वाले इंसीजर होते हैं उनका काम क्या है कि भोजन को छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट करना। वो किसका काम है, इंसीजर का। कैनाइन का क्या करना, भोजन को चीरना फाड़ना। वही पढ़े होंगे कि कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी उनमें दांत जो कार्निवोरस हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, इसीलिए उनको कार्निवोरस कहा जाता है। तो जो कार्निवोरस टीथ हैं उनका उपयोग क्या है, उनका प्रयोग क्या है कि उस भोजन को चीरते फाड़ते हैं। उसके बाद आता है क्या, प्रीमोलर। और प्रीमोलर क्या होते हैं, प्रीमोलर भोजन को पीसने का, दबाने का या चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है मोलर। मोलर क्या करते हैं, भोजन को और ज़्यादा पीसते हैं, है ना। तो इनसे पढ़ लेंगे एक बार इनके कार्य। टीथ, टीथ क्या होते हैं, दांत। टीथ, दांत। दांत कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहले कौन से होते हैं, इंसीजर। फिर दूसरे टाइप्स के कौन से हैं, कैनाइन। फिर कौन से होते हैं, प्रीमोलर। 4 टाइप्स के कौन से हैं, मोलर, इंसीजर, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, क्रंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये इनके क्या है, 4 टाइप्स के क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं। इंसीजर का क्या होता है, भोजन को काटने का कार्य कौन करते हैं, इंसीजर करते हैं। कैनाइन का कार्य करता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम कैनाइन का होता है। प्रीमोलर का क्या, भोजन को दबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। और मोलर का कार्य क्या होता है, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या होती है एडल्ट में, है ना, बच्चों में पाई जाती है, एडल्ट में अलग अलग होती है। जैसे पढ़े होंगे मनुष्य में कितने टीथ पाए जाते हैं, 32, है ना। तो इसका एक याद कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है 21, 23, है ना, 21, 23 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2। ये क्यों करते हैं, ये जो संख्या ऊपर लिखी है ये लिखी है हाफ लोअर, हाफ अपर को हो चाहे हाफ लोअर को हो बराबर ही होंगे। हाफ अपर ऑब्लिक लोअर जा। जैसे ये जा बनी है, ये समझ लो जा बनी है दोनों, है ना। तो यहाँ से
यहाँ तक, ये संख्या केवल इतने की है। तो इतना इतना मिलाकर फिर मिला के जब टोटल होंगे तब आएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इंसीजर, फिर यहाँ पर क्या होंगे, इंसीजर होंगे, फिर कैनाइन होंगे, फिर प्री मोलर होंगे, फिर मोलर होंगे। काउंट कर लो, देखो यहीं से आता है। ये क्या होते हैं, इंसीजर होंगे, ये क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्री मोलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोलर होते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में कैनाइन की संख्या होती है, तो देखेंगे कितनी, ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो टोटल कितने हुए 4, तो 4 पाए जाते हैं। तो 3 2 ये कितने हो जाएंगे, 2 टोटल 32, देख लो 2 3 3 2 5 5 3 8 8 2 जा 16, ऊपर कितने हो गए यहाँ पर भाई, ये हाफ का लिखा है तो ये हाफ मल्टीप्लाई 2 से कर दिए तो ये पूरे कितने हो गए 16। ऐसे नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 16, और 16 16 कितने हो जाएंगे 32। ईच जा और टोटल टीथ में फर्क है। अगर ईच जा में पूछेगा तो केवल 2 से मल्टीप्लाई बता देंगे। जैसे पूछा कि बताओ जो मोलर की संख्या है वो ईच जा में कितनी होती है, तो ईच जा में 3 2 जा 6 होती है। और टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं प्री मोलर, तो क्या बताएंगे 3 3 6 और 6 2 जा 12। टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। एक बच्चों वाला भी वो फार्मूला आता है, ये तो एडल्ट में है, मतलब जो वयस्क हो चुके हैं उनके हैं। और जो छोटे वाले होते हैं उनमें होता है ये, है ना 20 21, है ना। इसका भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। अगला है ग्रास नली में पाचन। इसोफेगस में पाचन कैसे होता है। ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती, जैसे कि लिखा है कि ग्रास नली, ग्रास नली क्या होता था, इसोफेगस, ये होता था इसोफेगस, ये देखो ये है इसोफेगस। तो इसोफेगस में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट के कारण भोजन अच्छी तरह से क्या होता जाता है, मिक्स होता जाता है, तथा इसी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, ये क्या है स्टमक में, यहाँ से होता हुआ भोजन स्टमक में पहुँचता है। ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, भोजन ग्रास नली से होता हुआ तथा एमाइलेज की क्रिया चलती रहती है और भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। और भोजन कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में, क्योंकि वहाँ से टाइलिन एंजाइम मिक्स होता हुआ, मिक्स बढ़िया यहाँ से अच्छे से मिक्स होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl होता है ना, गैस्ट्रिक जूस होता है, ये सब आगे मिक्स होगा तो आमाशय में पाचन। अच्छा HCl क्या होता है, HCl क्या करता है, HCl भोजन को एसिडिक बना देता है, जिससे भोजन का जो भोजन ज़्यादा समय तक पेट में रहने से भोजन सड़ता नहीं है। और गैस्ट्रिक क्या होते हैं, जो उसमें प्रोटीन्स हैं या बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स उनको एक्टिव कर देता है। आमाशय जे शेप आकार का, किस शेप का होता है, जे आकार का होता है, जिसमें भोजन क्रमाकुंचन गतियों द्वारा पीसा जाता है। साथ में जठर ग्रंथियों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो ना अभी बताएं, जैसे गैस्ट्रिक जूस और क्या होता है HCl निकल जाता है, गैस्ट्रिक जूस भी इसमें मिलता है। तथा जठर रस नामक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl के अतिरिक्त प्रोपेप्सिन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये जो इनएक्टिव प्रोपेप्सिन क्या है, जो प्रेप्सिन के पहले आता है वो इनएक्टिव होता है और यह उसको एक्टिव कर देता है, किसको, पेप्सिन को। वो पेप्सिन को एक्टिव करके जो प्रोटीएजेस हैं उनको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोपेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन, रेनिन का एंजाइम का जो मुख्य उपयोग है वो क्या होता है, दूध से दही बनाने में, या ऐसा समझ लें कि दूध का पाचन करने में प्रोरेनिन की भूमिका होती है। नामक एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकोलिक तथा प्रो एंजाइम्स की क्रिया को क्रियाशील बनाता है। देखो बताया ना, इनएक्टिव को एक्टिव बनाते हैं तथा भोजन को सड़ने से बचाते हैं, क्योंकि भोजन में जब एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो भोजन सड़ता नहीं है। अगला, अब स्टमक के तुरंत बाद भोजन कहाँ आएगा, स्टमक से यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में आएगा, है ना। अगला तो भोजन कहाँ पहुँचा है, छोटी आंत में। तो देखो छोटी आंत में पाचन, तो छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। वयस्क में इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर लंबी होती
है। इसे छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही नैरो होती है, इसकी लंबाई कम नहीं होती है ना। जो छोटी आंत होती है ये लंबी कितनी होती है, 5.6 से 6.5 मीटर लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। लेकिन इस जो इसकी नैरोइंग है, नैरोइंग मतलब जो उसकी बनी है वो कुंडलित, उसमें जो वो उसकी नैरोइंग है, उसकी जो क्या डायमीटर है वो क्या है, बहुत ही नैरो है भाई। ऐसे बनी होती है तो इसकी जो ये डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या होती है, ये क्या है, बहुत ही नैरो है, मतलब बहुत ही पतली है, इसलिए उसको छोटी आंत कहते हैं। फिर बड़ी आंत में भोजन, छोटी आंत से अपच भोजन अपशिष्ट पदार्थ में बड़ी आंत में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन के लवणों, देखो छोटी आंत में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, छोटी आंत में कैसे पाचन होता है। छोटी आंत देखो, सबसे पहले क्या पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे है ना। ये देख लो क्या होता था, ये होता था बक्कल कैविटी। फिर यहाँ से ऐसे क्या आती थी, फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होता था, क्या स्टार्ट होता था यहाँ से, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होती थी, छोटी आंत, है ना। छोटी आंत में हम लोगों को पाचन पढ़ना है। अब छोटी आंत में यहाँ पर छोटी आंत में पार्ट होते हैं, है ना। ये क्या था, स्टमक था। ये क्या थी, बक्कल कैविटी। ये क्या थी, फायरिंग्स। अच्छा फायरिंग्स देखो, यहाँ से देखो, एक यहीं से समझ लो कि जो फायरिंग्स है उसमें फूड भी आएगा, एयर भी आएगी, है ना। यहाँ से ये वाला पाथ काहे का होगा, एयर का होगा, है ना। और ये वाला पाथ काहे का होगा, फूड का होगा। तो एयर भी आएगी, फूड भी आएगी, तो इसमें चला जाएगी, इसमें चला जाएगी, ये भी समस्या। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपीग्लॉटिस कहते हैं, एपीग्लॉटिस कहते हैं, है ना। जब भोजन को फूड वाले में जाना होता है, मतलब इसोफेगस में जाना होता है, तो ट्रेकिया को फ्लिप कर देता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे होता है तो ट्रेकिया को बंद कर देता है, तो भोजन फूड वाले पाइप मतलब इसोफेगस में चला जाता है। जब सांस लेना होता है तो इधर चले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते समय क्या, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ढक्कन यही नहीं समझ पाएगा कि किधर हमें बंद होना है, एपिग्लॉटिस क्या जान ही नहीं पाएगा कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो फिर समस्या हो सकती है ना, जिससे खांसी वांसी या फिर फूड जो होता है वो नोज के थ्रू बाहर आता है। एपिग्लॉटिस फूड, ये क्या हो जाएगा, इसोफेगस। ये क्या हो जाएगा, इसोफेगस। इसके भी पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ये वाला जो कुंडलित भाग पूरा होता है इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। ड्यूडेनम, जेजुनम। और ये वाला जो लास्ट पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ड्यूडेनम में जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीवर। अपना जो लीवर होता है, लीवर यहाँ पर अपना एक्सक्रीट आउट करता है ना। लीवर, यहाँ पर लीवर अपना एक्सक्रीट आउट करता है। यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है। जो लीवर होता है वो भी पाचन में भूमिका निभाता है, क्योंकि जो लीवर होता है वो एक्सक्रीट क्या करता है, लीवर क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल जूस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाइल जूस है वो कौन स्रावित करता है, तो बाइल जूस कौन स्रावित करता है, लीवर। अच्छा, एक्सक्रीट आउट और रिलीज में फ़र्क पता है। एक्सक्रीट आउट क्या होता है, जैसे वो बना भी रहा है और बाहर भी निकाल रहा है, वो क्या हो गया एक्सक्रीट आउट। और वो क्या हो गया एक्सक्रीशन। और रिलीजिंग क्या हो, जैसे परफ्यूम की बोतल या फिर कोई देखो ऐसे स्प्रे जब करते हैं, ये देखो ये जैसे ऐसे क्या करते हैं, इसको एक्सक्रीट करते हैं, तो ये बनाता तो है नहीं, ये बनाता तो है नहीं, तो ये बनाएगा नहीं। जब कोई चीज़ कोई बनाएगा नहीं तो वो सीधे क्या करेगा, रिलीज करेगा। और सिक्रीट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट आउट। और सिक्रीशन क्या होता है, जब कोई जो ऑर्गन्स है उसको बना भी रहा है और निकाल भी रहा है, वो क्या होगा, सिक्रीशन। तो रिलीजिंग और सिक्रीशन जब बाइल जूस का पूछेगा तो सिक्रीशन कौन करता है, लीवर। और सिक्रीशन तो रिवल करता है, लेकिन एक्सक्रीट कौन करता है, गॉल ब्लैडर। यहाँ पर क्या होता है, गॉल
ब्लैडर, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, पैनक्रियास पाया जाता है ना, पैनक्रियाज, जो क्या एक्सक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, है ना। तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला स्टमक से HCl और गैस्ट्रिक जूस, और लीवर से क्या एक्सक्रीट होता है, बाइल जूस। भाई इस लीवर से क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल जूस। और स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर को। एक कहीं कहीं क्वेश्चन दिया होता है कि गाल ब्लैडर को अगर निकाल दिया जाए तो समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं भाई, ये करता क्या है, केवल स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस को क्या करता है, केवल स्टोर करता है, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ताकि कम अमाउंट में भी बाइल जूस उतना वर्क कर सके जितना उसको करना चाहिए। फिर इसमें क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, है ना, उसके भी पार्ट होते हैं। अवशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब जैसा कि पढ़ चुके, भोजन कहाँ पहुंच चुका था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। जो उसका इलियम वाला भाग होता था, सबसे लास्ट वाला, सबसे ज़्यादा पाचन वहीं होता है, वो अंतिम पाचन वहीं होता है। सबसे स्टार्टिंग पाचन कहाँ होता था, बक्कल कैविटी में। उसके बाद वाला उसका जो सबसे लास्ट वाला पाचन होता था वो कहाँ होता था, इलियम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं, अब जैसे कुछ भोजन को डाइजेस्ट किए हैं तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब भी करना है, तो आहार नाल में पचित भोजन को अणुओं को विकसित होने में रुधिर तक पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जैसे सेल्स के द्वारा, जैसे मान लो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम लोग भोजन को लाए, है ना, यहाँ से भोजन को लाए, ऐसे ऐसे करते करते आराम से भोजन आया, यहाँ पर क्या बनी है, ब्लड बनी। अब यहाँ, अब भाई उसको स्कीट के ब्लड में लाएंगे, ब्लड ही में तो उसका काम है, ब्लड से सेल्स में जाएगा, सेल्स में उसका काम है, तो ब्लड में लाना ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ से जो आवश्यक प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। पाचन के बाद जल विलेय पोषक तत्वों में कोशिकाओं में पहुंचने का कार्य रुधिर द्वारा किया जाता है। ये देखो, किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। आमाशय में स्लेश म्यूकस मेम्ब्रेन, यद्यपि कुछ लवण आदि अवशोषण होता है, किंतु अधिकांश पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम में ही हो जाता है, तथा इस प्रकार का भोजन अवशोषण तल बढ़ाने के लिए क्षुद्रांश की दीवार पर छोटे छोटे उभार निकले होते हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है। क्या पाए जाते हैं, विलाई। विलाई क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर, उभार होते हैं, जो क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जैसे पढ़ें, जैसे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन व रीअब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रीअब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे किसी भी ऑर्गन्स पर छोटे छोटे विलाई पाए गए हैं, तो विलाई उसका क्या बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, जिससे उनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रसांकुर में रुधिर कोशिकाओं में लसिका कोशिका की उपस्थिति इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ा देती है। रुधिर कोशिकाओं में रुधिर के विसरण द्वारा अमीनो अम्ल, शर्कराएं, लवण तथा विटामिन तथा जल के साथ अवशोषण होता है। अब क्या हो जाएगी, एसिमिएशन। एसिमिएशन क्या होता है, अब जैसे उसको क्या किए थे, भोजन को इनटेक किए थे, फिर उसका डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन किया। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था, जो डाइजेशन सिस्टम होता था वहाँ से ब्लड में। अब ब्लड से सेल्स में पहुँचाना है, तभी तो उसका भाई उसका उपयोग कैसे होगा, वहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ब्लड में। भाई डाइजेशन सिस्टम ये क्या होगा, यह क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम से कहाँ पहुँचा था, ब्लड में। अब ब्लड से जब सेल्स में पहुँचेगा तभी तो वहाँ पर ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज से ऑक्सीजन बनेगी, वाटर बनेगा और एटीपी बनेंगे, तभी तो हमारा काम होगा। तो यहाँ से जब ब्लड से आगे कहाँ, सेल्स तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, एसिमिएशन। तो लिखेंगे अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण कर उसे जीवद्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ये सभी जीव में क्रिया आवश्यक तथा समान रूप से होती है। देखो ये सब में होती है ना, अभी जैसे अमीबा में पढ़े थे तो उसमें भी होता था, है ना, तो सभी में समान रूप से होती है। इसी के जीवद्रव्य में वृद्धि होती है, अर्थात जीव की वृद्धि होती है। फिर क्या है, मल उत्सर्जन या
बहिक्षेपण। अब जो वेस्ट पदार्थ है उसको क्या करना है, शरीर के बाहर भी निकालना है ना। तो लिखेंगे भोजन का अधिकांश पोषक तत्वों को एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा पचाकर अवशोषित कर लिया जाता है। अनेक कारणों से पाचन संबंधी क्रियाओं के बाद भी कुछ अवशोषक पदार्थ शेष रह जाता है जिनका पाचन संभव नहीं होता है। जैसा कि बताया गया है, इतना सारा स्टमक सब में इतने जूस सिक्रीट होते हैं, फिर उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिएशन होता है। इनके बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उनको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है तथा शरीर में इनका अपच पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक होता है। शरीर में अपच पदार्थों या मल को बाहर निकालने की क्रिया को मल उत्सर्जन या फिर बहिक्षेपण इजेशन कहलाती है। तो शरीर को अब क्या हो गया, पूरा जो अपचित भोजन है, जो हमारा भोजन नहीं पचा है, उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। एक डायग्राम है, इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ पर क्या है ना। तो ये क्या है, ये ऊपर सबसे पहले ऊपर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है, बक्कल कैविटी। और ये यहाँ से क्या है, पीछे वाला फायरिंग्स है ना। अब यहाँ से 2 पाइप जाएंगे, जब कॉपी में बनाएंगे है ना, तो ऐसे ही बनाएंगे ना। यहाँ से कोई और पाइप जाता है ऐसे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसोफेगस। ये क्या हो जाती है, स्टमक, जो किस शेप की होती है, जे शेप की होती है। अच्छा, ये क्या है, टीथ है ना। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 अभी पढ़े हैं ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर है ना, मोलर। ये क्या थी, टंग, जीभ होती थी है ना, जिसमें क्या पाए जाते थे, टेस्ट बड़ पाया जाता था। ये क्या होता था, स्टमक। ये क्या है, लीवर है ना, जो क्या स्क्रीट करता था, बाइल जूस। स्टोर कहाँ होता था, गाल ब्लैडर में। कहाँ है, ये रहा। ये क्या है, गाल ब्लैडर। ये क्या है, गाल ब्लैडर। ये जो छोटा ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कुंडलित वाला, ये क्या है, पैनक्रियाज। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं। मतलब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है ना, जो सेकंड चैप्टर में है, उसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होती है। तथा स्कीट क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उसका डायमीटर होता है ना, साथ पढ़ते चले इंपॉर्टेंट चीज़ें ताकि याद हो जाएं। इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, नैरो होता है ना। इसके पार्ट भी होते हैं, ये वाला यहाँ वाला पार्ट जो इसका होता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये जो कुंडलित वाला सारा पार्ट है, इसको ये क्या है, जेजुनम। ये क्या है, जेजुनम। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके भी पार्ट होते हैं है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के। लिखना क्या है, जैसे ये कौन सी होती है, असेंडिंग। ये कौन सी होती है, असेंडिंग कोलन। ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स कोलन। और ये क्या होती है, डिसेंडिंग कोलन। ये कौन सी कोलन होती है, डिसेंडिंग। ये कौन सी होती है, असेंडिंग, क्योंकि यहाँ से होता हुआ भोजन असेंड करता है, ऊपर चढ़ता है। तो ये कौन सी हो गई, असेंडिंग कोलन। ये कौन सी हो गई, ट्रांसवर्स कोलन। ये कौन सी हो गई, डिसेंडिंग कोलन। फिर यहाँ से ये क्या हो जाता है, रेक्टम है ना। रेक्टम यहाँ पर क्या होता है, जो वेस्ट भोजन है वो स्टोर किया जाता है और फिर थ्रू एनस के थ्रू बाहर क्या हो जाता है, निकाल दिया जाता है। ये पूरा क्या हो गया, ह्यूमन डाइजेशन
सिस्टम। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, लार स्कीट आउट करती हैं, है ना। स्टमक में क्या क्या स्कीट होता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस। फिर यहाँ से लीवर से बाइल, यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है बाइल जूस, यहाँ पर बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, इस प्रकार जो भोजन का है वो पूर्णतः पाचन हो जाता है। तो ये सब पूरा क्या हो जाता है, डाइजेशन। यहाँ से ये भी डायग्राम बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है। यहाँ से पूरा हम लोग देख चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, है ना, कि जो पैनक्रियाटिक होता है वो क्या स्कीट करता है ना। HCl की भूमिका क्या है भोजन में, ये फायरिंग्स क्या करता है, इसको विंड पाइप और फूड पाइप दोनों बोलते हैं। यहाँ से दो, क्योंकि यहाँ से दोनों चीज़ें बाहर निकलती हैं, है ना। तो ये सब एकदम क्लियर हो गया, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़े कि क्या होते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और वाटर। फिर उसके बाद अमीबा में डाइजेशन, स्यूडोपोडिया इंपॉर्टेंट, फैगोसाइटोसिस नेचर होता है। उसके बाद ह्यूमन डाइजेशन से सबसे पहले बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम से एनस के थ्रू पूरा बाहर निकल जाता है। तो हम लोगों ने आज ये पूरा डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग अगले जब पार्ट 3 आएगा तो उसमें हम लोगों को क्या क्या कुछ डिफरेंस बचे हैं ऑक्सी अनऑक्सी में, है ना, और क्या होता है परिवहन, है ना, जिसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन, ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। डाइजेशन, आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है।